अभी इन सभी प्रकार के ठोस को और भी अच्छे ढंग से पढ़ना है। ये तो हमने सबका इंट्रोडक्शन लिख रखा है ताकि आप जब भी कभी कोई ठोस पदार्थ को पढ़ने का नंबर आए क्रिस्टलीय में से, आप उसके विषय में कुछ नॉलेज तो पहले से भी रखते हो। तो आप लोगों ने इस बात को पढ़ा था कि ठोस पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के, पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। जिसमें से क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोसों को हम इस चैप्टर पर पढ़ने वाले नहीं, इस पाठ पर केवल क्रिस्टलीय ठोसों को ही पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोसों को अगर पढ़ना स्टार्ट करें, देखो मैंने हेडिंग डाल रखा है कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मैं क्रिस्टलीय ठोसों को अलग अलग भागों में डिवाइड करता हूं तो मुझे क्रिस्टलीय ठोस जो है वो 4 प्रकार के प्रमुख रूप से मिलते हैं। हालांकि आणविक ठोस भी 3 प्रकार का होता है, लेकिन वैसे मैं अगर मेनली मानने की बात करूं तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके प्रमुख अगर मैं भाग देखता हूं तो 4 भाग होते हैं। एक एक भाग को पहले तो सबसे पहले थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर पढ़ते हैं एक एक को ढंग से। जिसे मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर बांटना चाहूँगा तो सबसे पहले प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं आयनिक ठोस। आप इनको आयनिक सॉलिड भी कहते हैं। आपको 2-4 बातें तो बिल्कुल पता होनी चाहिए ठोस के विषय में। सबसे पहले जिस भी ठोस को पढ़ रहे हैं उसका अवयवी कण क्या है। अवयवी कण का मतलब है पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि आयनिक ठोस किन कणों से मिलकर बना होता है तो इसका अर्थ है कि आपसे अवयवी कणों को पूछा जा रहा है। तो आयनिक ठोस के अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयन। और आयन में भी पूछता है आयन होते हैं, तो आयन भी 2 प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन। तो अगर एक ऐसा यौगिक जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बना होगा, आप ऐसे यौगिक को क्या कहोगे, आयनिक ठोस। कहता आयनिक ठोस में से जो धनायन और ऋणायन होगा, इन दोनों आयनों के बीच में क्या कोई आकर्षण बल लगेगा? भैया आकर्षण बल नहीं लगेगा तो पदार्थ ठोस भी नहीं रहेगा। बिना आकर्षण बल का तो चाहे पदार्थ ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कोई भी पदार्थ हो, आकर्षण बल लगना तो बिल्कुल जरूरी है। चाहे आकर्षण बल कमजोर रहे या स्ट्रांग रहे, आकर्षण बल तो पक्का लगेगा। तो कहता है आयनिक ठोस में जो आयन होते हैं अर्थात धनायन और ऋणायन होते हैं, उनके बीच आकर्षण बल लगता है। मैंने कहा बिल्कुल लगता है। कौन सा आकर्षण बल लगता है? इस आकर्षण बल को आप आयनिक बॉन्ड भी कहते हो, क्योंकि आयन के बीच में लगता है। और ये कौन से आयन के बीच में लगता है? विपरीत आवेशित आयनों के बीच। कहता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी उसी को कहते हैं, और उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप इस बात को भी ध्यान रखना, ई का मतलब है इलेक्ट्रो, एस का मतलब स्टैटिक और एफ का अर्थ है फोर्स। और एक चीज है कि आपको इसका एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए कि आयनिक ठोस कौन कौन से यौगिकों में या कौन कौन से आयनिक ठोस है इस दुनिया में। तो वैसे तो बहुत सारे आयनिक ठोस हैं, लेकिन अभी के लिए आप पहला एग्जाम्पल NaCl, CaO, Na2SO4, Na2SO4, CsCl, CaCl2, MgO, अभी और कितने पढ़ोगे, K2SO4, बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल में भी देखो कैसा लिखना है, Na पर धनायन बनाएगा और Cl कैसा आयन बनाएगा, ऋणायन। तो पक्का धनायन और ऋणायन के बीच में बना है यौगिक। CaO में कैल्शियम डबल पॉजिटिव चार्ज धनायन बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा ऋणायन। सेम Na धनायन बनाएगा और SO4 कैसा आयन बनाएगा, ऋणायन। तो इसका मतलब इन पदार्थों में आयन उपस्थित है, और तभी तो मैंने लिखा था कि अवयवी कण आयन है। नेक्स्ट प्रकार के सॉलिड पर चलते हैं, जिसको कहते हैं सहसंयोजक ठोस, या आप इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। अभी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर नेटवर्क ठोस को क्यों कहते हैं, नेटवर्क नाम क्यों रख दिया। सहसंयोजक को अंग्रेजी में कहते हैं कोवैलेंट, और नेटवर्क को अंग्रेजी में भी कहते हैं नेटवर्क। तो इसलिए उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सहसंयोजक ठोस को ही नेटवर्क ठोस कहते हैं। आगे कहता है इसमें से अवयवी कण क्या है, अर्थात ये ठोस पदार्थ किन प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो बेटा आपको ये बहुत अच्छे ढंग से याद रख लेना है, सहसंयोजक ठोस जो है केवल और केवल परमाणुओं से मिलकर बनते थे। वो आयन से मिलकर बनते थे और ये परमाणु से मिलकर बनते हैं। परमाणु को एटम कहा जाता है। कहता है इन परमाणुओं के बीच में क्या कोई आकर्षण बल लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है आकर्षण बल। जो आकर्षण बल लगता है उसको कहते हैं सहसंयोजक बंध, या इसे कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं।
हालांकि इसी का एक और नाम है नेटवर्क बॉन्ड, नेटवर्क बॉन्ड भी कहते हैं, लेकिन अभी मैंने उसको सम्मिलित नहीं किया इधर। कहता है इसका कोई एग्जाम्पल है, बिल्कुल अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल लिखे हैं। हीरा नेटवर्क बॉन्ड पाया जाता है या कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और हीरे से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो परिचित ना हो। नेक्स्ट आता है ग्रेफाइट, जान गए ना, पेंसिल की रॉड पे रहता है ग्रेफाइट, सिलिका का कार्बाइड। एक और आता है पदार्थ बकमिनिस्टर फुलेरीन कहते हैं उसको, C60 भी उसी को कहते हैं, और उसी का एक और नाम है लकी बॉल, तो मैंने उसको भी लिख रखा है। ये हो गया दूसरे प्रकार का सॉलिड। अगर आपको ये वाला एग्जाम्पल कम समझ में आ रहा है तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, वैसे फर्स्ट ईयर के कोर्स में ऐसा रहा है। लेकिन अगर आपको ये बात थोड़ा सा परेशान करे लकी बॉल वाली, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, आप बाकी के एग्जाम्पल पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। अगले नंबर पर लिखा हुआ है आणविक ठोस। नाम से ही पता चलता है आणविक ठोस, पक्का ये अणुओं से मिलकर बना होगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कहते हैं। वैसे तो अवयवीकरण की बात की जाए तो आणविक ठोस ज्यादातर अणुओं से ही मिलकर बना होता है, लेकिन कुछ आणविक ठोस ऐसे भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो केवल अणुओं से ही मिलकर नहीं बने होते, बल्कि परमाणुओं से भी मिलकर बने होते हैं। अच्छा, कहता है परमाणुओं से भी मिलकर होते हैं, बिल्कुल सही है, परमाणुओं से मिलकर भी बने होते हैं। नाम तो था आणविक ठोस, होना चाहिए अणुओं से मिलकर, क्योंकि ये आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं, उन पर बात करेंगे। ये तो काफ़ी लंबा आर्टिकल रहेगा आणविक ठोस वाला, क्योंकि इसमें खुद 3 प्रकार की वैरायटी अवेलेबल है। जब उनको पढ़ेंगे और भी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि आणविक ठोस में अणु के अलावा परमाणु क्यों आ गया। आकर्षण तो कहता है क्या अणुओं या परमाणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है कोई ना कोई, तो बेटा मैंने लिखा है आकर्षण बल जो लगता है उसका बहुत सारे नाम है। क्या क्या नाम है? वांडर वाल्स फोर्स नाम है उसका, हिंदी में पढ़ोगे वांडर वाल्स बल। एक और वांडर वाल्स बल में ही एक कैटेगरी आती है लंदन फोर्स, लंदन बल कहते हैं उसको, उसी को परिक्षेपण बल भी कहते हैं। आप नहीं कहना चाहते, एक और आकर्षण बल इसमें कार्य करता है, द्विध्रुव आकर्षण बल, और इसमें एक काम करता है और आकर्षण बल जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इतने प्रकार के आकर्षण बल अणुओं और परमाणुओं के बीच में कार्य करते हैं। अब आती है बात की सर जी इसका एग्जाम्पल क्या है। अब ये हाइड्रोजन को गैस मत मानना, देखो लिखा हुआ है ठोस हाइड्रोजन, सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड HCl और सॉलिड H2O। अरे सॉलिड H2O का अर्थ क्या है? बर्फ। जिसे कभी कभी दिमाग में आता है सॉलिड का मतलब क्या है? सॉलिड का मतलब इसको बर्फ के रूप में बदल दिया गया है। अब हम पानी के लक्षण नहीं पढ़ने वाले हैं, जल के लक्षण नहीं पढ़ने वाले हैं, हम किसके लक्षण पढ़ने वाले हैं? बर्फ के। ऐसा कुछ इनको भी ठंडा किया गया होगा, सॉलिड में चेंज किया हो गया, उनको भी ठंडा करके सॉलिड में चेंज किया हो गया। जब इनको सॉलिड में चेंज किया होगा तब हमने इनको नाम दिया है आणविक ठोस। और लास्ट प्रकार के सॉलिड जो सभी को देखने को मिलते हैं क्रिस्टली में से, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस का मतलब प्रत्येक प्रकार का मेटल, मरकरी को छोड़कर, बिकॉज ऑफ मरकरी जो है ये एक प्रकार का लिक्विड है, और लिक्विड की बात अभी नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ हम जानते हो किसकी बात कर रहे हैं? क्रिस्टली ठोस की। तो लिक्विड की तो बात ही नहीं करेंगे, वो तो उसको छोड़ देंगे अभी के लिए। कहता है धात्विक ठोस को तो मेटेलिक सॉलिड्स भी कहते हैं। पूछता है अवयवी कणों क्या होते हैं, अर्थात ये मेटेलिक ठोस किनसे मिलकर बने होते हैं? तो बेटा प्रत्येक मेटेलिक ठोस 2 चीजों से मिलकर बनता है, धातु के धनायन से और इलेक्ट्रॉन से। कोई भी एक, जैसे मैं इसको ले लेता हूं, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा कॉपर जो है, कॉपर होता क्या? कॉपर का एटम है और उस एटम में बहुत सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन। कॉपर के अगर धातु को ले लिया जाए तो बेटा उस धातु में बहुत सारे छोटे छोटे एटम, और उन सभी छोटे छोटे एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो धातु के एटम अवेलेबल है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। धातु के एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अर्थात धातु के आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लगता रहता है, और उसी आकर्षण बल के कारण भैया उसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? धात्विक बंध। अगर कोई पूछेगा भी धात्विक बंध क्या होता है, तो आप देखो मैं बताता हूँ, ऐसे कुछ लिख लेते हैं। जैसे मैं एक बात सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम को धनायन बनते हुए देखा है आपने? सोडियम को धनायन को ऐसे लिखते हैं और साथ में क्या लिख लेते हैं? इलेक्ट्रॉन। सोचो अगर ऐसा ही एक और हो जाए, सोडियम का एक और धनायन बन जाए, तो धनायन तो तब बनेगा जब इसने एक और इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? त्यागा होगा। अब सोचो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर निगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, तो ये भी तो आकर्षित करेगा।
इन पे भी तो अपोजिट चार्ज ये भी आकर्षित करेंगे। और अगर नीचे भी ऐसी व्यवस्था हुई, कैसी व्यवस्था हुई कि सोडियम था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, सोडियम था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो जरा सोचो इनके बीच भी तो आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल तो इनके बीच भी लगेगा, इनके भी बीच और यहां पर भी लगेगा। तो आकर्षण बल अगर मैं पूछूं किन के बीच लग रहा है, तो धातु के धनायन के बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण। क्या धातु के धनायन और धनायन के बीच कोई भी आकर्षण बल लग रहा है? नहीं। तो आकर्षण बल किन के बीच? धातु के धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल लगता है। इसका मतलब यही अवयवीकरण है। और जब भी कभी आकर्षण बल धातु के धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने लगे तो भैया ऐसे आकर्षण बल को हम धात्विक बंध कहते हैं, या उसी को मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। पूछता है एग्जाम्पल, बेटा एग्जाम्पल मैंने कुछ लिख रखे हैं, बाकी आप किसी भी धातु का नाम लिख सकते हो। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम और कौन सा, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सीजियम, फ्रांसियम, जो भी मेटल चाहें उस मेटल को लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक मेटल में इसी प्रकार के कुछ बॉन्ड पाए जाते हैं। तो एक काम करेंगे, ये तो हो गया बेटा, मैं क्या कहता हूं, संक्षिप्त जानकारी, केवल छोटी छोटी जानकारी जो आपको हर मामले में पता ही होनी चाहिए। इनसे तो आप बच के जा ही नहीं सकते। जब आपको कुछ भी ना आता हो इस क्रिस्टलाइज सॉलिड के टाइप्स में, तो आपको ये बातें तो इतनी पता ही हो कि आपसे अगर पूछे धात्विक ठोस, तो ये बात तो लिखी के आ जाओ 3 लाइन में। अब ये भी नहीं लिख पाते, प्रॉब्लम तब आ जाती है। लेकिन वास्तव में हम लोगों को कितना नॉलेज होना चाहिए, तो एक काम करते हैं, वास्तव में कितना नॉलेज होना चाहिए इस बात को पता करने के लिए इसको मिटाते हैं, एक एक प्रकार के सॉलिड को ढंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो नोट कर सकते हैं आप इसको। आपको आयनिक ठोस में इन बातों का नॉलेज तो पहले से था। क्या इसका अर्थ समझ पा रहे हो? क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? हाँ ठीक है, जान पा रहे हो। तो मैं क्या कह रहा था, आपको इतनी बातों का नॉलेज तो हर हालत में होना चाहिए। अगर इतनी भी बातों का नॉलेज नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर, फिर किस बात का क्रिस्टलीय सॉलिड और उनके भाग पढ़ना है, फिर तो बेकार है मेरे लिए। हाँ, तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा और आगे भैया चलेंगे जल्दी से। आयनिक ठोस अवयवीकरण का काम कौन करता है? आयन। अगर इंफॉर्मेशन थोड़ा सा और अच्छा बढ़ाना चाहते हैं सर जी, और भी अच्छा लिख देते, टीचर और भी हमसे अच्छा खुश हो जाता, तो मैं बताता कि आयन भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। कोई बच्चा लिखना चाहता तो ऐसा भी लिख सकता है, धन आयन और ऋण आयन, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सेम चीजें। लिखा है आकर्षण बल कौन सा काम करता है? आयनिक बॉन्ड, जिसको स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने लिख रखे हैं। और बेटा अब इसमें से थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन जो मेरे पास अतिरिक्त रूप से होनी चाहिए, वो इनके लक्षण होने चाहिए। देखो लक्षण में क्या क्या लिखता हूं, समझते हैं। एक तो ये बात बहुत अच्छे ढंग से याद कर लो कि जो आयनिक बॉन्ड होता है इसमें आकर्षण बल सदैव पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के बीच लगता है। अर्थात आकर्षण बल चार्ज पार्टिकल के बीच लगता है। और जो चार्ज पार्टिकल के बीच आकर्षण बल लगता है, यह आकर्षण बल होता है बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग। एक तो यह बात बेटा बहुत अच्छे ढंग से समझ लो, चार्ज पार्टिकल्स के बीच जो भी आकर्षण बल कार्य करता है, यह बहुत स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल होता है। इसलिए आप अगर बहुत सारे आयनिक सॉलिड्स को तो आप शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन आपने इसको जरूर देखा होगा, नमक को। नमक में Na पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बीच फोर्स लग रहा है, ये फोर्स अपने आप में कैसा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग है तो इसके कुछ नेचर भी पढ़ने पड़ेंगे। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, देखो जब भी कभी किसी पदार्थ को मेल्ट करना होता है, पिघलाना होता है, वैसे तो मैंने पहले भी क्लासेस में बताया, लेकिन आज भी सुन लो। मेल्ट करने के लिए हमें इसके बॉन्ड क्या करने होंगे, तोड़ने पड़ेंगे। NaCl है, हमें इसके बॉन्ड हर हालत में तोड़ने ही पड़ेंगे, तभी आप इस पदार्थ के बॉन्ड को तोड़कर इन्हें क्या कर सकते हो, पिघला सकते हो। अभी मैं क्या सोचता हूं, आकर्षण बल इनके बीच में बहुत ही स्ट्रांग लगता है, तो इनके बॉन्ड जल्दी से तो टूटने वाले नहीं, इसलिए इनको पिघलाने के लिए उच्च ताप देने की आवश्यकता होती है। तो एक बात स्पष्ट है, क्योंकि आकर्षण बल मजबूत है, स्ट्रांग है, इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, हाई होते हैं। तो पहला लक्षण तो इसमें से क्या लिखेंगे,
इनके गलनांक व क्वथनांक, चलो यही लिख लेते हैं, बहुत उच्च होते हैं। लेकिन बेटा यहीं से छोड़ करके मत आना कि भैया लिख दिया गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च हैं और भैया पूरा गोल्ड मेडल मिल गया हम लोगों को। ये भी लिखना होगा क्यों गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। उसमें बताओगे क्योंकि आयनों के मध्य कार्य करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत प्रबल होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अपने आप में इतना प्रबल होता है कि उसको तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा देना ही पड़ता है, और क्योंकि ज्यादा देना पड़ता है भैया फिर इनके गलनांक और क्वथनांक तो अपने आप में उच्च हो जाएंगे। एक और बात याद रख लेना है बेटा, क्या बात रख लेने याद है या योग्य है कि अगर आप ऐसे पदार्थों को सॉलिड स्टेट में ले आते हो, ठोस स्टेट में ले आते हो और आप उन पर विद्युत धारा का प्रवाह कराते हो तो वे विद्युत धारा का चालन नहीं कर पाते हैं। परंतु अगर ऐसे ही पदार्थों को आप जल में घोल देते हो, किसी अन्य विलायक में घोल देते हो या पिघला देते हो, तो फिर ऐसे पदार्थ विद्युत धारा का क्या करने लगते हैं, चालन। तो मैं इसमें भी थोड़ा सा एक लाइन लिखूंगा, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। अगर ये सॉलिड स्टेट में रहे तो फिर ये विद्युत के कुचालक हैं। परंतु घुलित का मतलब है इन्हें किसी पदार्थ में घोल देने पर, घुलित या गलित का मतलब है पिघला देने पर, बिल्कुल से गला देने पर। घुलित या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक, और बेटा मैं यही लिखे देता हूं, होते हैं। अच्छा क्या है, ये सारी बातों का अंदाजा तब मिल पाता है जब हम सॉलिड स्टेट में इस पदार्थ के स्ट्रक्चर को देखें। और स्ट्रक्चर बनाने का देखो मेरे पास बहुत ज़्यादा जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्ट्रक्चर बना के सारी बातों को समझाने की कोशिश करूंगा कि सॉलिड स्टेट में ये विद्युत धारा का कुचालक क्यों है और घुलित या गलित अवस्था में ये विद्युत का सुचालक क्यों है। देखो आपको पता है कि जो ये ठोस होगा ये आयन से बना होगा, धन आयन से और ऋण आयन से। और बेटा नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जैसे इस पे बात करते हैं, अब ये एग्जाम्पल उठाया, इसको थोड़ा निपटाएंगे। Na पॉजिटिव चार्ज और Cl निगेटिव चार्ज दोनों के ही आकारों को अगर देखा जाए तो सोडियम पॉजिटिव आयन का आकार छोटा और Cl निगेटिव आयन का आकार होता है बड़ा। अच्छा उसका भी अपना एक रीजन है कि सोडियम का आकार क्यों छोटा होता है, उतना लंबा बात अभी नहीं करते हैं। अभी बस इतनी बात समझो कि सोडियम का आकार धनायन, वैसे नॉर्मली धनायन के आकार छोटे होते हैं और ऋणायन के आकार होते हैं अपेक्षाकृत बड़े। तो देखो मैं सोडियम को अगर बनाऊंगा तो मैं सोडियम का आकार बनाऊंगा कैसा, छोटा, पॉजिटिव आयन है पूरा सोडियम। देखो Na इसके अंदर तो लिख नहीं सकते, और लिख भी लेंगे तो दूर से वहां दिखाई देने वाला नहीं, इसलिए सोडियम पॉजिटिव चार्ज को प्लस के द्वारा बनाएंगे। और क्लोरीन निगेटिव चार्ज को कैसा बनाएंगे, माइनस, फिर सोडियम प्लस को बनाएंगे, फिर क्लोरीन को माइनस चार्ज के साथ बनाएंगे, फिर सोडियम प्लस को बनाएंगे, और फिर बेटा देखो क्लोरीन माइनस को बनाएंगे।
सेम इसके नीचे भी एक रो लगी होगी। कैसे? जो प्लस वाला है उसके पास प्लस वाला आयन नहीं होगा, ये भी, क्योंकि प्लस वाले के प्लस आ गया पास तो प्रतिकर्षित कर देगा। तो प्लस वाले के पास कौन सा आयन होगा? माइनस। और बेटा माइनस वाले के पास कौन सा आयन होगा? प्लस। और फिर से प्लस वाले के पास कौन सा आयन होगा? माइनस। और माइनस वाले के पास होगा प्लस वाला आयन। और अब आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर में। अगर मैं इसके बाद की भी लाइन को लिखना चाहूं, समझते हो कैसे बनाना चाहिए? यहां कौन सा आयन आना चाहिए? प्लस। यहां कौन सा आयन आना चाहिए? माइनस। यहां पर प्लस और यहां पर आना चाहिए माइनस। यहां पर प्लस और इस जगह पर आना चाहिए माइनस आयन। अब कहोगे सर इससे भी ज्यादा बना दो। बेटा बना देंगे। देखो क्या है कि नीचे एक रो बनाने का तरीका आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, और क्योंकि हम और आप जानते हो, तीसरे को जान के भी क्या करना है भैया? जब आप एग्जाम में बनाए तो आप जान जाएं और जो कॉपी चेक करे वो जान जाए। हाँ, इसके बाद तीसरा ना जान पाए तो ठीक है। तो होता क्या है, प्रत्येक धनायन अपने चारों ओर कैसे घिरा रहता है? ऋणायनों से। अब होता क्या ऐसी कंडीशन पे, अगर हम ऐसी दशा में इस पर इलेक्ट्रिक चार्ज भी लगाते हैं, ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है और बैटरी से मैं दूसरा तार निकाल के लाया, निगेटिव प्लेट मैंने यहां पर कनेक्ट कर दिया, ये निगेटिव प्लेट है। चार्ज पार्टिकल इस प्लेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इस प्लेट पर तो पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, और बैटरी की इस प्लेट पर कैसा चार्ज भरा पड़ा है? निगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट सभी ऋणायनों को अपनी ओर खींचेगी और निगेटिव चार्ज प्लेट सभी धनायनों को अपनी ओर खींचेगी। लेकिन तुमको बहुत अच्छी तरह से पता है ठोस अवस्था में पदार्थ के कण गति नहीं करते, तो क्या ये आयन गति कर पाएंगे? और गति नहीं करेंगे अर्थात चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा नहीं। और जब चार्ज का प्रवाह नहीं होगा, चार्ज गति नहीं करेगा, आवेश गति ही नहीं कर पाएगा, तो विद्युत धारा का भी प्रवाह नहीं होगा। क्योंकि शायद मेरे ख्याल से, मैं ज्यादा फिजिक्स तो जानता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ होता है, आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। लेकिन आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं, प्रवाह होगा तब तो दर बनेगी, प्रवाहित ही नहीं हो रहा तो दर किस बात की, स्पीड किस बात की? तो इसलिए ये विद्युत का कैसा होता है? कुचालक। तो ये चार्ज प्लेट यहां से हटाएंगे। स्ट्रक्चर अगर किसी का बनाना होगा आयनिक कंपाउंड का, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। अब होता क्या है कि अगर हम इसको जल में घोल लें या पिघला लें तो क्या होता है? देखो ये मैंने एक बर्तन ले लिया, आपको समझना है, मैं मिटा दूंगा इस फिगर को, क्योंकि क्या है कि मेरे पास भी इंफॉर्मेशन अभी कुछ लिखनी है और फिर बेटा वो मेरे से छूट जाएगी इंफॉर्मेशन। यहां पर हमने इस पदार्थ को लिया, नमक के टुकड़े को पानी पे डालकर घोल दिया, और पानी पर डाल के घोलने से जानते हो क्या हुआ? सारे के सारे पॉजिटिव और निगेटिव जो आयन थे ये एक दूसरे से अलग हो गए, और साथ में क्योंकि पानी पर घुल गए ये आयन गति भी करने लगे। अब मैं वही काम करता हूं, इधर की तरफ मैं पॉजिटिव चार्ज प्लेट को लगाता हूं, मैं इधर की ओर बैटरी से लगाकर निगेटिव चार्ज प्लेट को लगाता हूं। ये मत कह देना कि सर ये बैटरी कहां गई है, समझ लेना अपना बैटरी बनी हुई है, व्यवस्थी बताने की जरूरत नहीं कि एक बैटरी भी बना के दिखाओ वहीं बगल में, क्योंकि अब ये आयन सारे के सारे गति कर सकते हैं, और क्योंकि आयन गति कर सकते हैं इसलिए बेटा जैसे ही पॉजिटिव चार्ज प्लेट पर चार्ज को अप्लाई करोगे आप, सारे के सारे निगेटिव चार्ज किसकी ओर भागेंगे? पॉजिटिव चार्ज प्लेट की ओर, और जितने भी निगेटिव और जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सारे के सारे भागेंगे निगेटिव। अर्थात इस बार तो चार्ज पार्टिकल गति कर रहे हैं, और जब चार्ज मूवमेंट करता है, चार्ज मूव करता है, इसका मतलब विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो दोनों में रीजन क्या समझ में आता है? मुझे तो रिजल्ट एक ही बात समझ में आती है, जब ये ठोस अवस्था में था इसके आयन तो थे लेकिन वो गतिशील नहीं थे, और जैसे मैंने इसको घुलित या गलित अवस्था में लेके आया, मैंने देखा इसके आयन क्या हो गए हैं? गतिशील। अब ये विद्युत धारा का क्या करा सकता है? प्रवाह करा सकता है। तो देखो इसी बात का रीजन हम लोग लिखेंगे, लेकिन मैं क्या कह रहा था कि ये तो चित्र बना करके आना है, इसका कोई खास अर्थ नहीं है। आप बनाना चाहोगे तो तरीका जानते हो बनाने का, कोई अलग सा है नहीं, बना डालोगे इसको, लेकिन मैं इसको भी मिटाऊंगा और यहां पर इंफॉर्मेशन लिखूंगा। यहां कारण, जो भी मैंने ऊपर लिखा है इसका कारण लिखेंगे। क्या कारण लिखेंगे?
कि जब ठोस अवस्था में होता है आयनिक ठोस, तो जो आयन होते हैं गति नहीं करते हैं। ठोस अवस्था में आयन जो है वो गति नहीं करते। क्रॉस का मतलब जानते हो, नहीं करते। और घुलित या जब गलित अवस्था पर होता है आयनिक यौगिक, तो जो उसके आयन हैं, इसको क्रॉस से कम समझ में आता है, गति नहीं करते। आयन दो बार हो गया गति। आयन गति नहीं करते। और जब पदार्थ घुलित या गलित अवस्था में होता है आयन गति करते हैं। तो भैया उस समय आयन जो है वो गति करता है। अच्छा, एक और बात इसी में से, अच्छा इसमें से क्या चीज देखते हो, प्रत्येक ऋणायन अपने चारों ओर किससे घिरा हुआ है, धनायन से, और प्रत्येक धनायन अपने चारों ओर किससे घिरा हुआ है, ऋणायन से। एक ये भी बात लिख दें कि आयनिक सॉलिड में प्रत्येक धनायन अपने चारों ओर ऋणायनों से घिरता है और प्रत्येक ऋणायन अपने चारों ओर धनायन से घिरता है। आयनिक ठोसों में प्रत्येक धनायन अपने चारों ओर ऋण आयन से घिरता है या घिरा होता है। और प्रत्येक ऋणायन अपने चारों ओर धनायन से घिरा होता है। एक तो ये बात भैया आपको तैयार रखनी है। वैसे बात में से तो क्या है कि मैं क्या सोचता हूं, अभी एक चीज को और समझ लेते हैं इनमें से। अच्छा, इसमें से देखो जरा 2 मिनट के लिए इस ऋणायन को देखते हैं। ये ऋणायन अपने चारों कितने धनायनों से घिरा है, 4। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, चीज़ों को हम लोग सही ढंग से देख नहीं पाते। देखो है क्या, जिस प्रकार की ये धनायन और ऋणायन की एक परत बिछी हुई है, समझ रहे हो, इसी के ऊपर ऐसी ही एक परत रख दी जाएगी। अब नमक तो 3 डायमेंशनल टुकड़ा होता है चारों तरफ। भाई नमक की ये तो एक परत है केवल, नमक की एक परत इसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, न जाने कितनी परतें लिपटी होंगी। और परतें भी देखो कैसी लिपटी होंगी कि इसके ऊपर जो परत रखी होगी, धनायन के ऊपर क्या रखा होगा, ऋणायन, और ऋणायन के ऊपर क्या रखा होगा। अब बताओ जरा सोचकर कि एक ऋणायन अपने चारों ओर कितने धनायनों से घिरा होगा, 6। जानते हो क्यों 6 से घिरा हुआ, दिमाग में आएगा सर ये 5 से घिरा होगा। एक पर तो उसके नीचे भी तो है, बोर्ड के पीछे की ओर। तो अगर एक धनायन इस ऋणायन के ऊपर रख गया तो एक धनायन जो है उस ऋणायन के पीछे बोर्ड के भी तो रखा जाएगा। और इस प्रकार से प्रत्येक धनायन कितने ऋणायनों से घिरा होता है, 6। और बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। NaCl की संरचना में Na की धनायन की या Cl ऋणायन की उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, 6। अर्थात प्रत्येक धनायन अपने चारों ओर 6 ऋणायनों से घिरा रहता है और प्रत्येक ऋणायन अपने चारों ओर 6 धनायनों से घिरा रहता है। इसलिए उपसह संयोजन संख्या भी इसकी बहुत डिमांड ऑब्जेक्टिव में आता है ज्यादातर। हाँ, एक और बात अगर यहां पर जबरदस्ती लिख दें, अब क्योंकि थोड़ी सी जगह बच रही हो, मुझे भी लगता है, देखो कैसे।
अब इसमें से क्या है, प्रत्येक धनायन के चारों ओर 6 ऋणायन है, लेकिन क्या हर एक क्रिस्टलीय ठोस में हर धनायन के चारों ओर 6 ऋणायन ही होते हैं? नहीं, कभी कभी एक धनायन के चारों ओर केवल 4 ऋणायन होते हैं, कभी कभी एक धनायन के चारों ओर केवल 3 ऋणायन होते हैं। कहते सर ये कैसे पॉसिबल है? स्ट्रक्चर को सीखेंगे तब जान पाएंगे। लेकिन यह भी बात है कि आखिर ये निर्धारण कैसे होता है कि धनायन के चारों ओर कितने ऋणायन रहेंगे या ऋणायन के चारों ओर कितने धनायन रहेंगे? तो ये डिपेंड करता है धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात पर। तो अगर प्रत्येक धनायन कितने ऋणायनों से गिरेगा, प्रत्येक ऋणायन कितने धनायनों से गिरेगा, यह डिपेंड करता है त्रिज्याओं के अनुपात पर। और त्रिज्याओं के अनुपात की एक अलग हेडिंग है जिसको हम कहते हैं त्रिज्य अनुपात। और बेटा उसका जब समय आएगा तब लिखेंगे, लेकिन अभी के टाइम पर क्या लिखेंगे तो उसको लिख लेते हैं केवल। धनायन व ऋणायन का जो घेराव होता है, घेराव R प्लस अपॉन R माइनस के अनुपात पर निर्भर करता है। निर्भर करता मतलब जो भी धनायन ऋणायन का जो घेराव होता है, अर्थात प्रत्येक धनायन अपने चारों ओर कितने ऋणायनों से घिरा है, प्रत्येक ऋण आयन अपने चारों ओर कितने धनायनों से घिरा है, यह बात डिपेंड करती है धनायनों की त्रिज्या और ऋणायनों की त्रिज्या के अनुपात पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है इस बात को पढ़ेंगे हम लोग कब, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे एक हेडिंग का नाम है त्रिज्य अनुपात। तो इतना बात आपको पता होना चाहिए था आयनिक ठोसों में। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और आज आते हैं सह संयोजक ठोस पे या नेटवर्क ठोस पर। आपको कुछ बातें तो पहले से ही पता थी, जैसे आपको अवयवीकरण परमाणु होते हैं, आकर्षण बल जो लगता है उसको सह संयोजक बंध कहते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड और या फिर लकी बॉल भी है। इसको बकमिनिस्टर फुलेरीन भी कहते हैं, इनको बकमिनिस्टर फुलेरीन आप याद रखोगे। हाँ, बात हम केवल किस पर करने वाले हैं, लक्षण पर। अच्छा, लक्षण पर अगर बात करेंगे देखो तो क्या बताएंगे। पहले तो मैं क्या सोचता हूं, इनमें से किसी एक का पहले फिगर बना लेते हैं। जैसे इसके फिगर को पढ़ो, देखा, फिर कुछ बातें अच्छे ढंग से समझ में आई, तो इसमें से भी एक फिगर को उठाते हैं और अच्छी इंफॉर्मेशन उससे निकालते हैं और फिर बाकी की बातें लिखते हैं। तो इनमें से भैया ग्रेफाइट का बनाएंगे। कहेंगे सर जी ग्रेफाइट का क्यों बना, हीरे का क्यों नहीं बना रहे हो? बेटा ग्रेफाइट का बनाना थोड़ा सा आसान है और हीरे का बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और हम अभी टाइम की क्या करना चाहते हैं, बचत। देखो तुम लोग भी सीख लो बनाने का तरीका। क्या बेंजीन रिंग बना पाओगे ना? ये देखो, ये है बेंजीन रिंग, जस्ट इसी के साथ एक और बेंजीन रिंग जोड़ लीजिए। देखो ये बेंजीन रिंग जुड़ गई। बेटा इसी के साथ एक और बेंजीन रिंग जोड़ लीजिए। तो 3 बेंजीन रिंग बना लिया है। सेम स्ट्रक्चर इसके नीचे बना के रख लो। सेम स्ट्रक्चर बना लोगे, ज्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी। सुनो भैया, अब केवल देखो डिजाइन ठीक लग रहा है। अब बॉन्ड्स जोड़ने कैसे, देखो इन सभी किनारों पर ये दिख रहा है,
मैं एक बेंजीन में से सारे किनारे बना देता हूं एक स्ट्रक्चर में। ऐसे ही ऊपर वाले पर भी बेटा सारे किनारों पर कितने कितने कार्बन, एक एक कार्बन उपस्थित है, इन सभी जगहों पर कार्बन एटम उपस्थित है। तो जब कार्बन एटम उपस्थित तो कहता सर जी ये कार्बन से ये कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना होगा, इस बॉन्ड को आप क्या कहेंगे सर जी, ये भी तो सिंगल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को आप कहते हो सह संयोजक आबंध या बंध। सुन लो, बाद में क्या है ना कि परेशानी होगी, बाद में ढूंढोगे सह संयोजक आबंध कहां है। अच्छा क्या जानते हो, ये सह संयोजक आबंध है ना, सभी जगह सह संयोजक आबंध है। तो कार्बन ए के एटम्स के बीच कौन सा बॉन्ड काम करता है, सह संयोजक आबंध। और जरा ध्यान देने वाली बात है, करस्पॉन्डिंग कॉर्नर ढूंढना, इसका करस्पॉन्डिंग कॉर्नर ये है, इसके बीच भी एक बॉन्ड बना होगा। अच्छा इसका करस्पॉन्डिंग कॉर्नर ढूंढ पाओगे, नीचे है, इसके बीच एक बॉन्ड बना होगा, इसका करस्पॉन्डिंग कॉर्नर ये, इनके भी बीच एक क्या बना होगा, बॉन्ड। इसका करस्पॉन्डिंग कॉर्नर ये है, इसके भी बीच एक बॉन्ड बना होगा, इसका करस्पॉन्डिंग कॉर्नर यहां है, इसका करस्पॉन्डिंग कॉर्नर यहां है, इन कॉर्नर्स के बीच भी एक क्या बना होगा, बॉन्ड। अर्थात मैं क्या सोचता हूं, इस बेंजीन जैसी दिखने वाले ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर के बीच में ये डैश डैश वाले बॉन्ड बने हुए हैं, इन बॉन्ड्स को आप कहते हैं लंदन बल। पूछोगे सर लंदन बल तो पहली बार सुना है, तो बेटा लंदन बल पहली बार नहीं सुना, तो एक बात और याद रखो, लंदन बल एक प्रकार का वांडर वाल्स फोर्स ही होता है, या लंदन बल एक प्रकार का वांडर वाल्स बल होता है। वांडर वाल्स बल्स की कई कैटेगरी हैं, उनमें से एक कैटेगरी है लंदन फोर्स। समझ पा रहे हो। अब मुझे एक बात तो पक्का पता चल गई कि हम लोगों ने पहले जो पढ़ा था वो आधी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, कह रहा था कि आकर्षण बल केवल कौन सा पड़ता है, सह संयोजक बंध। लेकिन सर जी ने सह संयोजक आबंध तो लिखाया, एक और फोर्स लिखवा दिया जिसका नाम है वांडर वाल्स फोर्स या लंदन बल। तो ध्यान रखना, जब कभी भी पूछे ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड कार्य करता है, सह संयोजक। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में दो परतों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, वांडर वाल्स फोर्स, या मैं तो कहता हूं वांडर वाल्स फोर्स का नाम ही मत लो, सीधे मेन फोर्स पर चलो, लंदन फोर्स। तो लंदन फोर्स, तो इस जगह तो एक और इंफॉर्मेशन मिलता है। अभी देखो कुछ बातें इसकी लक्षण के तौर पर लिखते हैं, यहां पर लिखना स्टार्ट करते हैं, ऐसा लिखते हैं। अब इनको नेटवर्क ठोस कहते हैं, केवल नेटवर्क ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। एक तो ये बात पता कर लेना है, हालांकि इसका भी एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट जो आपने चित्र बना रखा है ये विद्युत का कुचालक नहीं है, बल्कि ये विद्युत का है सुचालक। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे नेटवर्क सॉलिड कंपाउंड्स को, तो ये विद्युत के कुचालक होंगे। पूछता है विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि ना तो इनमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और ना ही इनमें पाए जाते हैं मुक्त आयन। क्योंकि दोनों ही नहीं होते, ये विद्युत के कैसे होते हैं, कुचालक। तो कहता नेटवर्क ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन व मुक्त आयन नहीं पाए जाते। क्योंकि आपको यह बात पहले से ही पता होनी चाहिए कि विद्युत धारा का प्रवाह का जिम्मेदार या तो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर विद्युत धारा के प्रवाह का जिम्मेदार है मुक्त आयन। नमक के टुकड़े को घोलने पर जो आयन थे वो सब मुक्त हो गए थे, मतलब गति करने लग गए थे, विद्युत धारा का चलन हो गया था।
किसी भी धातु में विद्युत धारा का प्रवाह होता है क्योंकि उसके अंदर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इनके पास तो दोनों ही नहीं है, ये दोनों से ही गरीब हैं, तो इन पर विद्युत धारा का चलन कोई नहीं करेगा। लेकिन फिर भी मैं बताता हूं ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। मैं तीसरी बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन क्यों होता है भी बात करेंगे। अभी एक आधे और निपटाने दो हमको गुण। लक्षण में तो अभी एक ही हुआ है, ये मुलायम भी होते हैं बेटा, और जानते हो कैसे होते हैं, कठोर भी होते हैं। मुलायम व कठोर भी होते हैं। ऐसा भी मैं नहीं बोल सकते कि केवल मुलायम होते हैं, और ऐसा भी नहीं बोल सकते केवल कठोर होता है, क्योंकि इसका एक रूप है नेटवर्क ठोस का, एक कंपाउंड है या एक पदार्थ है हीरा। भैया ये तो सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है इस दुनिया का। और दूसरा है ग्रेफाइट जो कि मुलायम होता है, आसानी से देखो बोर्ड में या कॉपी पर आसानी से चला देते इसको, कहीं पर भी लिखना होगा सीधे पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दे, इसका मतलब ये मुलायम है। तो भैया ये पदार्थ जो होते हैं, जो इस प्रकार के ठोस होते हैं, ये कठोर भी होते हैं और मुलायम भी होते हैं। इस बात को एक और याद रखोगे, इनके गलनांक प्रायः कम होते हैं। अगर हीरे को छोड़ दिया जाए तो बेटा बाकी के जो नेटवर्क सॉलिड हैं, इनके जो गलनांक होते हैं वो अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, कम होते हैं। अब देखो वो वाली बात है जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, और जो बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानते हो मैं इसको ट्रिपल स्टार से लिख रहा हूं कि बात इंपॉर्टेंट क्या, ये ग्रेफाइट वाली बात बताएंगे। सुनो भैया, समझो। मैंने ग्रेफाइट की 3 ही स्ट्रक्चर बनाए यहां पर। ग्रेफाइट में स्ट्रक्चर इसके बहुत सारे, इसके भी ऊपर होंगे स्ट्रक्चर, फिर इसके ऊपर स्ट्रक्चर होंगे, मतलब पूरी की पूरी छत बनी होगी इस प्रकार के स्ट्रक्चर की। उसके नीचे छत बनी होगी, उसके नीचे छत बनी होगी, उस भैया इतनी छतें बनी होंगी पूरी बराबर ग्रेफाइट में। जब आप पेंसिल से अपनी कॉपी पर लिखते हो, ये एक लेयर जो है वो छोड़कर आपकी कॉपी पर क्या हो जाती है, चिपक जाती है। अच्छा, ये परत क्यों छूटती है, एक कार्बन क्यों नहीं छूटता? क्योंकि इन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना था स्ट्रांग होता, तो कार्बन नहीं छूट सकते, कार्बन की पूरी लेयर छूट सकती है। क्योंकि बेटा ये जो बॉन्ड बना है, लेयर के बीच का जो बॉन्ड है, कमजोर यही है। और कमजोर क्योंकि बॉन्ड है, जब आप लिखते हो यही बॉन्ड जो है टूट जाता है और आपकी कॉपी पर ये लेयर क्या हो जाती है, चिपक जाती है, आप आसानी से लिख पाते हो। हाँ, कभी कभी एक चीज और डिमांड में रहती है, कहता है सर जी कार्बन और कार्बन के बीच जो सह संयोजक आबंध बनता है, इसकी लेंथ कितनी होती है? तो बेटा इसकी लेंथ होती है 141.5 पिकोमीटर। तो अगर आपसे कभी पूछेगा तो ऐसा बता पाओगे, और नहीं भी पूछता है तो जबरदस्ती खिसियाने जरूरत नहीं कि बता नहीं पाया, अब हमारा क्या होगा, तो सर कुछ बिगड़ गया। अगर पूछता है तो 141.5 होता है पिकोमीटर में इसका लेंथ। और एक बात, अगर ऐसी ही बहुत सारी स्ट्रक्चर बने होते हैं तो इनमें किसी एक कार्बन को ढूंढो। देखो यहां इस कार्बन को लेते हैं, या इस कार्बन को, या इस कार्बन, किसी एक कार्बन को लेते हैं, इसी कार्बन को ले लेते हैं। चलो क्या कहते हो, कार्बन में कितने बॉन्ड बने इसके इस जगह पर? 1, 2 और 3। ये तो वान डर वाल्स फोर्स है, और वान डर वाल्स फोर्स को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है। सह संयोजक बॉन्ड को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। तो कितने वान डर वाल्स फोर्स छोड़ दिया तो सह संयोजक बॉन्ड कितने हैं? 3। अब यहीं से अंदाजा लगाना कि एक कार्बन पर, हाँ इधर अंदाजा लगाना, एक कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। और इस स्ट्रक्चर के बेसिस पर कुछ बच्चा ये भी सोच रहा होगा, कहेगा सर जी इस कार्बन में तो 2 बॉन्ड बने हुए हैं। तो मैंने बताया ना, ऐसी ही एक लेयर और बनी होगी इसके नीचे, बहुत सारी लेयर, बिल्कुल छत की छत, मैंने बताया ना इसे लेयर, छत की छत बनी होगी पूरी। तो अभी भी तो 3 हो गए यहीं पे। तो प्रत्येक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं बारहवीं कक्षा में 4, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास बॉन्ड बनाने के हैं, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन्स ने अपना क्या बनाया है, बॉन्ड। तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन जिसने बॉन्ड नहीं बनाया है, यही काम करता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का। और जो ये चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन का कार्य करता है, यही विद्युत धारा का चलन करता है। लेकिन कहता है बाकी हीरे पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो हीरे का जरा सुनो। हीरे में प्रत्येक कार्बन जो होता है वो अपने चारों ओर एक नहीं बल्कि कितने बॉन्ड बनाता है?
4, ऊपर से एक लाइन, नीचे भैया ट्राइपॉड जैसा दिख रहा है, ट्राइपॉड ऐसा बॉन्ड। तो इसके तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बिजी हो गए। सोचो इलेक्ट्रॉन भी 4 होते हैं, बॉन्ड भी 4 बना लिए, तो क्या इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं। तो ये विद्युत का तो कुचालक होगा ही होगा। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि प्रत्येक कार्बन एटम 3 अन्य कार्बन एटम के साथ जुड़ता है और चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री रखता है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा का क्या करता है? चालन। तो ये कारण होता है रीजन, और ऐसा रीजन पूछता भी बहुत है। तो मैं उस रीजन को भैया यहां लिखता हूं, जिससे हमारा ये दूसरे प्रकार का सॉल्व जो है ये कंप्लीट हो सके। तो यहां लिखना स्टार्ट करते हैं, ये बॉन्ड बना लेना अपना। कभी समझाना हो तो ये वाली बात, और नहीं तो भैया ये मेरे ख्याल से बेटर है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन एटम 3 अन्य कार्बन एटम के साथ जुड़ता है और अपनी संयोजी कोश राइटिंग बिगड़ जाए तो परेशान ना होना, मैं बोलता जा रहा हूं, उससे अपना समझ लेना। संयोजी कोश के 4वें इलेक्ट्रॉन अर्थात चौथे इलेक्ट्रॉन को मुक्त रखता है, मुक्त रखता है। यह इलेक्ट्रॉन ही इसे विद्युत का सुचालक बनाता है। तो अगर अभी भी कभी इस स्ट्रक्चर में या परेशानी हो बनाने तो बताना भैया, हम दोबारा बना देंगे, बस इतना ही कर सकते हैं आपके लिए। बाकी मैं कह सकता हूँ स्ट्रक्चर बनाना कठिन होता नहीं कभी। तो आप इतनी जानकारी को याद रखें, बेस्ट इंफॉर्मेशन इतना करने के लिए। अच्छे से अच्छे एग्जाम में आप ऐसा लिख करके आओगे, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। आप एक काम करोगे, इसको नोट कर लेते हैं, और जो बाकी घटनाएं हैं यार इसको अभी अगले ही क्लास में अब पढ़ेंगे।